तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का जो सेक्शन सी है। सेक्शन सी यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे पहले के पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और प्लेलिस्ट कहाँ पे मिलेगी? जहाँ पे आपको सब्सक्राइब करने का जो ऑप्शन आता है ना, उसके साइड में मेरे चैनल का नाम होगा, उस पर क्लिक कर देना। और होम पेज पे ही मैंने प्लेलिस्ट वगैरह लगा रखी है, तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा, लेकिन मिल जाएंगी सारी प्लेलिस्ट आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, ए चार्ज क्यू माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, द फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी ऑफ द फेस विल बी इन एसआई यूनिट। तो देखो क्या है कि जैसे एक मान लो ये मैंने बना दिया क्यूब, ठीक है, ये क्यूब बना दिया। तो पहले ये बताओ कि इसमें फेस कितने हैं। एक तो ये वाला फेस हो गया, एक इसके पीछे वाला हो गया, ये वाला है ना, दो फेज तो ये हो गए। और ऐसे ही एक ऊपर वाला फेज हो जाएगा, ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला हो जाएगा, चार ये हो गए। और ऐसे ही एक इस साइड हो गया 5, और इस साइड वाला हो गया 6 फेज हो गए ना। तो अगर इसके मान लो अंदर मैंने एक चार्ज रख दिया, चार्ज कितने गुलाम का, क्यों गुलाम, क्यों माइक्रो गुलाम, ठीक है। अब इसने पूछ रखा कि एक साइड से कितना आएगा, एक फेज से। तो देखो एक बार, अगर मान लो टोटल फ्लक्स कितना है, फ्लक्स टोटल कितना होगा, क्यू बाय में ई नोट, है ना, टोटल तो यही होगा। और इसमें 6 फेज है तो 6 क्यू फेज, यही तो बनाएंगे ना, क्यू ई नोट। तो इस 6 को इस साइड भेज देंगे तो एक फेज पे आ जाएगा, क्यू फेज इज इक्वल टू क्यू इन साइड कितना दे रखा है इन्होंने, क्यू माइक्रोकूलम बाय में 6 ई नोट। अब देखो इसने एसआई यूनिट में पूछ रखा है, और एसआई यूनिट कितनी होती है इसकी, ये माइक्रो हटाना पड़ेगा, सिर्फ गुलाम में रखना होगा। तो क्यू बाय में 6, और मतलब क्यू बाय में 6 और ई नोट इंटू में 10 की पावर माइनस के 6 गुलाम, एसआई यूनिट में ये आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। क्यू बाय में 6 ई नोट इंटू में 10 की पावर माइनस के 3, ये तो गलत है क्योंकि माइनस के 3 यहाँ पे। क्यू बाय में 6 ई नोट इंटू में 10 की पावर माइनस के 6, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। तो चेक कर लेते हैं सेक्शन सी का, फर्स्ट का सेकंड ये आ गया। अब चलते हैं सेकंड में। सेकंड में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द सरफेस, द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, द एरिया ऑफ द सरफेस, द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेसेस। गॉस लॉ होता क्या है? गॉस लॉ तो यही होता है ना, सीधा सा ये वाला, क्यू फ्लक्स इज इक्वल टू कितना है, क्यू बाय में ई नोट। यहाँ पे कहीं पे शेप की वैल्यू, मतलब शेप वगैरह कहीं पे दिख रही है, नहीं दिख रही, वॉल्यूम से भी कोई है ही नहीं रिलेशन, वॉल्यूम से भी इंडिपेंडेंट है। और ये एरिया आपको लग रहा होगा ई ए बी होता है ना, ये वाला नहीं। गॉस लॉ तो यही है ना, बस गॉस लॉ तो सिर्फ क्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो यानी कि क्यू वो भी इनसाइड वाला, इनसाइड। तो आंसर क्या हो गया इसका, सेकंड का फोर्थ, द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेसेस। तो चेक कर लेते हैं, इनक्लोज्ड बाय द सरफेसेस, इसका मतलब ये नहीं है सरफेस के अंदर, मतलब सरफेस के ऊपर। इसका मतलब है कि चार्ज कितना, मतलब चार्ज को सरफेस ने घेर रखा है, इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इसका मतलब ये है अंदर है चार्ज, इसके अंदर, इनसाइड। सेकंड का क्या हो गया, सेकंड का फोर्थ हो गया। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे क्या है, इफ़ ई मतलब इंटीग्रेट वाला साइन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में डी एस इज इक्वल टू 0 ओवर द सरफेस, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये हो कब सकता है, मैं पहले ही बता देता हूँ, इतनी चिंता की बात नहीं है। या तो मान लो कोई भी स्पीयर वगैरह हो गया, और इसके अंदर क्यों इनसाइड कुछ है ही नहीं, मतलब खाली है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, जब भी ई इंटू डी एस इज इक्वल टू 0 हो सकता है। दूसरी बात कि मान लो क्यों बाहर दे रखा है इन्होंने, और जितना अगर अंदर जाएगी उतनी ही बाहर आ जाएगी रेज, और क्यों अगर इनसाइड जा रही है तो माइनस में जाएगी, और बाहर निकल रही है तो प्लस में
इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में हो जाएगी ना। और इसी के साथ जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जीरो बन जाएगा ना। मान लो यहाँ पे आ रहा है माइनस के 1 आ रहा है, यहाँ पे माइनस के मतलब प्लस के 1 आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जीरो बन जाएगा। सेम सेम ही जाएंगे, जितने अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। चेक कर लेते हैं इनमें से कोई भी हो तो। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट तो यार होगी ही, कॉन्स्टेंट का कुछ मतलब ही नहीं है। ऑल द सरफेस मस्ट नेसेसरी बी इनसाइड द सरफेस। फिर यार अगर सरफेस मतलब चार्ज अगर इनसाइड है तो ये E0 का हो ही क्यों सकता है, कोई चांस ही नहीं है इसका। थर्ड में देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म तो यार रहेगी ना, यूनिफॉर्म का क्या मतलब रह गया। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स इंटरिंग, देखो ये फोर्थ आ गया, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इंटरिंग इन द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स लिविंग इट। यही है ना इसका मतलब, जितनी भी लाइन इस के अंदर जा रही है, मान लो एक लाइन जा रही है उतनी बाहर आ रही है, ये अंदर गई और ये बाहर आ गई। अगर मान लो माइनस का 1, ये अभी मैंने बताया था ना ऐसे ही, जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर आ गई, तो इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा, जीरो हो गया। थर्ड का क्या हो गया, फोर्थ। अगर नहीं समझ में आया तो भाई आपकी थ्योरी वाला पार्ट काफ़ी कमज़ोर है, उसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। थर्ड का क्या गया, थर्ड का फोर्थ। अब चलते हैं फोर्थ पे, ठीक है। फोर्थ में क्या है, एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल इज प्लेस्ड एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री with an electric field of intensity 2 × 10⁵ Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. Calculate the magnitude of charge on the dipole if the dipole length is इतना 2 सेंटीमीटर। निकालना है, क्यू की वैल्यू पूछ रही है चार्ज की। तो एक बात बताओ, टॉर्क होता क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, या फिर कह लो PE साइन थीटा, है ना। और टॉर्क की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है इन्होंने, 4 न्यूटन मीटर, है ना। और आगे देख लेते हैं, P यानी कि डाइपोल का फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू, अगर मान लो डाइपोल ये है माइनस के क्यू प्लस का क्यू, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर r है तो P क्यू इंटू में 2r हो जाता है। लेकिन ये यहाँ पे पूरी लेंथ दे रखी है, पूरी लेंथ इन्होंने कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का ऐड करने के बाद सिर्फ ये यहाँ पे सीधा सा पूरी लेंथ आ जाएगी ना, पूरी लेंथ आ रही है तो 2। इसमें अगर डायरेक्टली पुट कर देंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। P की जगह हमने लिख लिया क्यू इंटू में 2, और क्योंकि सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, यानी कि 2 × 10⁻⁻2 मीटर, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। और साइन थीटा है, या साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, 2 से गया 2, और इसके साथ रह क्या गया, द इलेक्ट्रिकल फील्ड, और इसे तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं ना हमने, सॉरी, अरे एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ, सॉरी। टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा, है ना। टॉर्क की वैल्यू हमें पता है कितनी, 4 न्यूटन मीटर, और P की वैल्यू हमें पता है कितनी दे रखी है, क्यू इंटू में 2 × 10⁻⁻2, क्योंकि सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। E की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कुलाम, और साइन 30 दे रखा है, थीटा मान ले 30 दे रखा है, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2। अब आगे सोल्व करेंगे तो 2 से जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस के 2 है पावर में, और यहाँ पे प्लस का 2 है, तो ये कितना बन जाएगा 3, यानी कि 4 इज इक्वल टू क्यू और इंटू में 2 × 10⁻3, ये रह गया। और इसके साथ क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसे काट देंगे 2, और इसको अगर नीचे भेज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻3 क्यू, और क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 2 × 10⁻3
10⁻³ माइनस का 3 हो जाए, यहाँ पे प्लस का तो ऊपर जाके माइनस का, और माइनस का 3 पावर होती किस में, मिली में 2, और क्योंकि चार्ज की यूनिट होती कितनी है, मिली, एम लिख लो सिर्फ, और सी 2mc, 2 और m यहाँ से आ गया मिली से, और चार्ज की यूनिट होती है गुलाम। अगर मान लो अगर इसको यूनिट से भी सॉल्व करोगे तब भी यहाँ पे mc आ जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं हम फोर्थ का क्या जा रहा है, फोर्थ का आ गया थर्ड, फोर्थ का आ गया थर्ड, दिख रहा होगा ना, ठीक है, थोड़ा सा इसको पास में लेके आना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है, फोर्थ का आ गया थर्ड, 2 इंटू ये। अब चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस माइनस के क्यू एंड प्लस के क्यू आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ एल एज शोन इन द फिगर, ठीक है। और ये फिर वही बन गया ना, क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल बन गया ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि देखो इन्होंने आर पहले बता रखा है कि आर काफ़ी बड़ा है इस लेंथ से, तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर एक्सिस पे हो ई एक्सिस डाइपोल की वजह से 2kp में r⁻³ यानी बड़े आर की पावर, और ई इक्वेटोरियल हो, इक्वेटोरियल तो माइनस के क्यू p में r⁻³ हो जाता है। और सभी में एक चीज़ तो आपको दिख ही रही होगी, एक्सिस हो या इक्वेटोरियल हो, r⁻³ आ रहा है, यानी कि जो क्या है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻³, ठीक है। चेक कर लेते हैं, यही पूछ रखा था इन्होंने। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस वेरीज एज r⁻³, फोर्थ का थर्ड आ गया। अब चलते हैं सिक्स्थ पे। द रेशियो ऑफ कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2 पॉइंट डिस्टेंस क्या दे रखा है, दोबारा से पढ़ने दो एक बार। द रेशियो ऑफ कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द, यानी कि देखो कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि एफ ही बाय में एफ जी, इनका रेशियो कितना दे रखा है इन्होंने, 2.4 इंटू 10⁻39। द रेशियो ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इज इक्वल टू, ये जो इसकी वैल्यू होती है कि टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज नियरली। तो इसका बस यही बताना है, बाकी सारे तो गिवन दे रखे हैं, यानी कि के बाय में जी बताना है इसका रेशियो। तो इसके फॉर्मूले में पुट कर देते हैं सिंपल सा। एफ ई का फॉर्मूला कितना होता है, एफ ई यानी कि के Q1 Q2 बाय में आर का स्क्वायर बाय में जी M1 M2 बाय में आर का स्क्वायर, और ये इक्वल किसके दे रखा है 2.4 इंटू 10⁻39। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, के Q1 Q2 बाय में जी M1 M2 इक्वल 2.4 इंटू 10⁻39। और अगर के बाय में जी पूछ रखा है तो इसको इस साइड और इसको इस साइड भेज देंगे ना, इसको बस इसको यहाँ पे भेज देंगे और इसको नीचे भेज देंगे, सिंपल सा पेज तो रहता है। चलो इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.4 इंटू 10 की पावर कितनी रखी है 39 इंटू में M1 M2 बाय में Q1 Q2 इज इक्वल टू के बाय में जी। ये हमें पता करना, तो इसमें M1 M2 की वैल्यू पुट कर देंगे। एक तो इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन। तो इसमें देख लेते हैं M कितना दे रखा है, M ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दे रखा, M ऑफ प्रोटॉन इतना। अरे यार, गिवन दैट द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ इतना दे रखा, चार्ज दे दिया है, Q1 और Q2 की वैल्यू सेम दे रखी है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1
11 इंटू 10 की पावर 31 एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज इतनी दे रखी है। तो इसमें पुट कर देंगे सिंपली 2.4 इंटू 10 की पावर 39 और m1 कितना दे रखा है इन्होंने 9.11 इंटू 10 की पावर -31 और m2 1.67 इंटू 10 की पावर 27 बाई में Q1 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और Q2 की वैल्यू सेम है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और K बाई में G है। आगे से बस इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर देंगे। 1.67 मतलब नियरली सेम रहता है तो इसको बस ऐसे काट दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। और आगे क्या करें, इससे यहाँ पे प्लस के 39 और यहाँ पे माइनस के 31 है तो इससे काट देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 10 की पावर 8 बच जाएगी ना सिंपली। और आगे क्या करेंगे, इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, फिर पॉइंट के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसकी जगह और इसकी जगह नीचे, तो इससे 10 कट जाएगा सिंपली। और 8 2 जा होते हैं 16 और यहाँ पे 8 24 8 3 जा होते हैं तो 3 बाई में 2 इंटू 9.11 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 और बाई में कितना बचता है 10 की पावर माइनस के 19 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इतना बच गया। तो आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो ये है 3 बाई में 2 3 इंटू में 1/2 लिख सकते हैं और 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम 5 बाई में 10 लिख सकते हैं ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। इंटू में 9.11 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 बाई में 10 की पावर माइनस के 19 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। इसको पहले सॉल्व भी कर लेते हैं इस चीज़ को बस, ताकि यार बार बार में ना करना पड़ेगा, इसको बार बार इतना कौन लिखेगा। एक काम करते हैं, इससे 1 0 कट जाएगी तो यहाँ पे 7 आ जाएगा 10 की पावर और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 27, तो इससे काट देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 20 और यहाँ पे माइनस के 19 है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा माइनस प्लस के 19 और इससे कट जाएगा तो सिर्फ 10 बच जाएगा, 10 की पावर माइनस के 1 बच जाएगी ना। और इसको ऊपर भेज देंगे इस वाले को तो इंटू 10 की पावर कितनी रहेगी 10 की पावर प्लस के 19 हो जाएगी, इससे काट देंगे तो कितना बच जाएगा 3 इंटू में 5 इंटू 9.11 इंटू में 10 की पावर प्लस की 18, इसकी जगह भी हटा लेते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं, 100 आ जाएगा नीचे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 5 कितना हो जाता है 15 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 11 इंटू में 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 45 इंटू में 119 5 6 और 13 हाँ, और यहाँ पे कितना बच गया फिर 13665 और नीचे 100 था ही 10 की पावर 18। तो ये पॉइंट एक इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 36.65 आ गया इंटू 10 की पावर 18। लेकिन हमें पता है कि हमेशा साइंटिफिक वे में लिखने के लिए मतलब फिजिक्स में पॉइंट यानी कि सिर्फ एक वो रहना चाहिए, वर्ड कह लो नंबर कह लो, नंबर से बस एक पॉइंट के आगे वो रहना चाहिए हमेशा। तो अगर यहाँ पे लेके आना है पॉइंट तो ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 एक यहाँ पे आ जाएगा मतलब और एक 0 इसके लिए तो 1.3665 इंटू में 10 की पावर इन दोनों को ऐड कर देंगे 20 और ये आ जाएगा आंसर क्या आ रहा है। और फिर यार इतने इसका कुछ मतलब ही नहीं रहता, इसे कंपेयर करेंगे तो 10 की पावर 20 आ गया बस आंसर सीधा सा, 10 की पावर 26 का आ गया सेकंड, 10 की पावर 20 कहाँ पे गया 10 की पावर 20 ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन था ये, सिक्स्थ का क्या आ रहा है, सिक्स्थ का आ गया सेकंड, यानी कि 10 की पावर 20 ये आ गया। अब चलते हैं
रेशो पूछ रखा है ना, रेशो आया है, सॉरी यार मैंने क्या कर दिया, रेशो आ गया 1.3665 इंटू में 10⁻20 कितना के बाय में जी का रेशो आया ये, ठीक है। अब चलते हैं सेवन्थ पे। तो सेवन्थ में क्या है, ए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ चार्ज ऑफ 3.2 इंटू में 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज। तो देखो क्या है, हाँ इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ मैं। दिख तो रहा होगा ना, चलो इसको थोड़ा सा इस साइड ही करना पड़ेगा यार, ठीक है अब ठीक है, हाँ ठीक है। अब फिफ्थ में क्या, सिक्स सेवन्थ में आ गए थे ना। द स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, स्फेरिकल है कुछ ऐसा और कंडक्टर है, अच्छा देखते हैं चलो। कंडक्टर ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी देर के 10 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर भी जरूरी है ना। हैज़ ए चार्ज ऑफ, चार्ज कितना देर का चार्ज, यानी कि पूरे उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कितना 3.2 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम क्या इक्वल टू। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अगर सेंटर यहाँ पे है और 10 तो यही हो गया, इसके बस 5 सेंटीमीटर आगे चलना और यहाँ पे 15, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, के इजिकल सॉरी ई इजिकल टू के क्यू बाय में आर का स्क्वायर। के की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻9 और क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 और यहाँ पे आर कितना है 15 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 15 इंटू 10⁻⁻2 करना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻2 इंटू में 15 इंटू 10⁻⁻2 है ना। और अगर इसको काट के देखेंगे तो 3 से कट रहे हैं दोनों, 5 3 जा 15 और 3 3 जा, इससे भी काट देंगे, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन में क्या आ रहा है 3.2 इंटू में 10⁻⁻7 इंटू 10�9 बाय में 5 इंटू में 5 इंटू 10⁻⁻2 और इन दोनों का ऐड ही कर लेते हैं, -2 ये है और -2 यानी कि 4 बच गया। अगर इसको ऊपर भेज देंगे तो प्लस के 4 बच जाएगा, इसको यहाँ पे 3 बच जाएगा, फिर इन दोनों को करेंगे ना आगे सॉल्व, और यहाँ पे -3 और यहाँ पे प्लस का 3 9 है, तो इसको काटने के बाद कितना आ जाएगा 3.2 बाय में 5 इंटू में 10⁻6 बच जाएगा। और 10⁻6 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 100 इंटू में 10⁻4 या फिर कह लो 10 इंटू में 10 इंटू में 10⁻4 लिख सकते हैं ना। 5 2 जा 3.2 इंटू में 2 बाय 10⁻4 है ना, ये आ गया। और इसका अगर पॉइंट हटा दें नीचे 10 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा और एक 0 से इसके यहाँ पे 0 बच जाएगी 10⁻3। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32 इंटू 2 64 इंटू में 2 128 हो जाता है ना, 10⁻3। आंसर में क्या है 5। तो ऊपर यहाँ पे क्योंकि साइंटिफिक वे में लिखना होगा ना, तो पॉइंट के सिर्फ यहाँ पे अगर पॉइंट लेके आना है तो ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 128 है ना, तो ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 0 इसके यहाँ पे आ जाएगा 128 इंटू में, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा 5 और यही है न्यूटन पर कूलम। आंसर क्या आ गया 7 का फर्स्ट। ये साइंटिफिक वे वाला पहले ही चैप्टर में पढ़ा था ना हमने, थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ा था शायद।
द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6, ये क्या होता है, नाम भूल गया यार मैं तो इसका, होता है मतलब इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10। अगर इसको उसमें कन्वर्ट करना ना मीटर में तो ठीक है, नाम भूल गया यार, याद करना पड़ेगा। एंगस्ट्रॉम, सॉरी एंगस्ट्रॉम होता है। अपार्ट इज, तो एक्सेलरेशन पूछ रखी है। एक चीज़ बताओ, एक्सेलरेशन जब हमने फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा था, करवाया था मैंने, तो उसमें एक्सेलरेशन होती क्या है, फोर्स इज इक्वल टू एम में होती है ना, और एम में सॉरी, और एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, एफ वाई में एम इज इक्वल टू ए। और यहाँ पे फोर्स है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, के Q1 Q2 बाय में एम, और सॉरी यार आर का स्क्वायर भी तो होगा ना, और नीचे आ जाएगा एम इज इक्वल टू ए। और इसके साथ अगर के की वैल्यू हमें पता है कितनी दे रखी इन्होंने, 9 × 10⁹ हमेशा ही होती है ना ये तो। और Q1 की वैल्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो इस पे चार्ज कितना होता है दोनों पे, एक पे माइनस का क्यों होता है और एक पे प्लस पे क्यों, इंटू 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 माइनस का, इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -19, और आर कितना दे रखा है इन्होंने 1.6 इंटू में 10 की पावर 10, सॉरी, क्योंकि देखो 1 पॉइंट कितना दे रखा है 6 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो जाता है 1.6, 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले ही चैप्टर में पढ़ा था हमने मीटर। तो ये आ गया, और इसको स्क्वायर करना था इसका 1.6 इंटू 10 की पावर -10 आ गया। और आगे क्या करेंगे, बाय में मास कितना होगा, द एक्सेलरेशन ऑफ मास ये दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, और ठीक है द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रखा है, तो इलेक्ट्रॉन का ही वो आ जाएगा ना मास बस, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर -31। आगे बस सॉल्व करना है, ये एक्सेलरेशन आ गई। तो अगर इसको ठीक से लिखेंगे तो ये क्या आ रहा है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में यहाँ पे माइनस आ जाए ना इसकी जगह, और सिर्फ एक्सेलरेशन के वो पूछ रखी है तो माइनस का कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रखा है। तो क्या भाई, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 बाय में, इसको यहाँ पे लगा देंगे तो 9 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर -10 इंटू में 1.6, ये आ गया 9 से गया 9, 1.6 से गया 1.6 और 1.6 से गया 1.6, ये पावर बच गई। तो पावर ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड क्यों करनी है, यहाँ पे प्लस का 9 है और यहाँ पे माइनस का 19 है, तो ये 0 बच मतलब 10 बच जाएगा ना, और यहाँ पे भी माइनस का 10 है और यहाँ पे भी माइनस का 10 है, ये सीधा सीधा कट गया। आगे देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का माइनस के 10 और ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पे प्लस का नहीं सॉरी हाँ प्लस का 10 हो जाएगा ना, और इसकी इससे कट जाएंगे तो 9 बच जाएगा, और इसको भी ऊपर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस प्लस के 31 हो जाएगा ना, और इंटू में अगर 10 की पावर 9 है तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर 31 प्लस के यहाँ पे माइनस का 9 था सॉरी, यहाँ पे माइनस का 19 था और प्लस का 10, तो यहाँ पे होगा माइनस के 9 और 31 माइनस के अगर 9 करेंगे तो कितना बच जाता है, एक गया, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिखेंगे तो 10 की पावर 30 माइनस के 1 से 1 कट गया तो 8 बच गया। आगे क्या बनेगा 10 की पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो यही होती है। 8th का क्या आ गया, 4th 8th का क्या आ गया, 8th का 4th ये आ गया। अब चलते हैं आगे।
आगे किस पे आ गए, ठीक है। अब अरे यार फोकस भी लॉक कर रखा आज तो। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन at a distance r from the center of dipole having dipole moment p is given by where ये मतलब काफ़ी छोटा क्या दे रखा भाई कि जैसे ये डाइपोल हो गया, माइनस का क्या हो प्लस का क्या हो, और यहाँ पे बीच में इसका कुछ सेंटर वगैरह होगा, तो इसके परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल तो यही होता है। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सीधा सा फॉर्मूला होता है माइनस के के पी बाय में आर, और अगर एक्सिस पे पूछ रखा होता है तो माइनस के प्लस के 2 के पी बाय में आर ये हो जाता। अभी इसके ऑप्शंस में सारे हैं ना बिना उसके दे रखे हैं, मतलब के की वैल्यू में नहीं है, तो के की वैल्यू खोल देंगे। 1 बाय में 4 पाई ई नोट होती है ना के की वैल्यू, और पी बाय में आर ऐसा का ऐसा माइनस में। आंसर चेक कर लेते हैं। इसमें तो r की पावर 3 है, अरे यार सॉरी r की पावर 3 भी तो होती है ना, स्केयर क्यूब होता है, पहले ही क्वेश्चन में गलती करा दिया आज तो। 3 चेक कर लेते हैं। माइनस के यही हो गया 4 पाई नोट के, और माइनस भी आ रहा है इसमें प्लस है, और यहाँ पे r की पावर 3, ठीक है। 8th का क्या हो गया, 9th का क्या हो गया, 9th का फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं 10th पे। 10th में क्या है, ए होलो मेटल स्पीयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, होलो स्पीयर है ना, एक मिनट, तो ये बना लिया हमने एक स्पीयर, होलो स्पीयर है, अंदर से मतलब खोखला, इसका रेडियस कुछ हो गया आर, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज है यानी कि इसके यहाँ पे चार्ज होगा ना यूनिफॉर्म का, तो मतलब यही होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, माइनस प्लस कुछ भी लगा लो, चार्ज बता रखा है बस, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्पीयर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस आर अभी देख लो एक मिनट, इंक्रीज एज आर इंक्रीज फॉर, देखो इसका ना सीधा सा क्या कर सकते हैं, एक तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, दोनों तरीके से कर सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाली जो ग्राफ होता है होलो स्फीयर के लिए, वो क्या हो जाता है, यहाँ तक तो जीरो, सेंटर तक तो, उसके बाद यहाँ से ऐसे चलने लग जाता है, और ऐसे ही यहाँ पे हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट फॉर होलो स्फीयर क्या हो जाती है, यहाँ तक तो सेंटर तक तो जीरो, और उसके बाद डिक्रीज करने लग जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, आर से मतलब सेंटर से अगर आर डिस्टेंस जब आर से कम है तब तो जीरो ही होगी, और इसके बाद ये कम होने लग जाएगी, यानी कि यहाँ तक तो जीरो, उसके बाद कम होने लग जाएगी। और आंसर चेक कर लेते हैं इन्हें में, इंक्रीज एज आर इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज करेगी एज आर इंक्रीज, अभी हमने पढ़ा कि यहाँ तक तो जीरो ही रहती है सेंटर पर, वेयर आर ग्रेटर देन आर लेस देन आर क्या होता है, बड़ा रेडियस, यानी कि जो मतलब कंप्लीट उसका रेडियस है, स्फीयर का रेडियस है, और आर यानी कि डिस्टेंस। तो पहला तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया, सेकंड देख लेते हैं। जीरो एज आर इंक्रीज, जीरो है जब तक आर इंक्रीज कर रहा है और जो रेडियस उससे कम है, बिल्कुल सही बात है। और डिक्रीज एज आर इंक्रीज और आर ग्रेटर देन आर, हाँ सही बात है, जो आर जब ये बड़ा हो जाएगा इससे रेडियस से तब तो डिक्रीज करने लगी था ना, तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, 10th का सेकंड। ये मैंने ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर से इसलिए रिलेट करके दिखाया क्योंकि सेम ही रहते हैं इनके ग्राफ वगैरह। 10th का क्या होगा, 10 का सेकंड। और 11th में चलते हैं। 11th में क्या है, टू पैरेलल इन्फिनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस के लैम्डा एंड माइनस के लैम्डा कूलम पर मीटर आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर टू आर इन फ्री स्पेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्ज लाइन। देखो इसका क्या मतलब हो गया, जैसे ये एक लाइन ये होगी और एक ये वाली लाइन होगी इन्फिनाइट, यहाँ से भी नीचे से भी इन्फिनाइट और ऊपर से भी इन्फिनाइट, ठीक है। एक पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस के लैम्डा, एक पे है माइनस के लैम्डा।
तो इसकी वजह से कितना होता है यहाँ पे चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस एक बार मैं लिख देता हूँ। डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस है 2r, और यहाँ पे सेंटर में क्या हो जाएगा, सेंटर अगर पूछ रहा है मिडवे में, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या हो गया r। और ठीक है, एक मिनट। तो इसकी वजह से जब ये इनफाइनाइट होती है और प्लस का लैम्डा होती है, तो यहाँ तक जो ये r होता है, r डिस्टेंस पे कितने मतलब वो होती है चार्ज। एक मिनट यार, मान लो ये दे रखी है हमने और ये प्लस का लैम्डा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे r डिस्टेंस पे कितनी ज़्यादा वो होती है फील्ड, k नहीं 2kp नहीं k, एक मिनट, 2k लैम्डा बाय r। और ठीक है, इसकी वजह से तो ये और यहाँ पे अगर, क्योंकि देखो ये प्लस का है तो इस साइड फील्ड जा रही होगी, है ना, और वहीं अगर ये माइनस का है सॉरी माइनस का लैम्डा है, तो इस पे आ रही होगी, ये जा नहीं रही होगी, इस साइड से भी आ रही होगी, इस साइड से भी, और कितनी आ रही होगी, माइनस का कर लो आप, एक ही बात है, माइनस का डायरेक्शन के लिए लिख सकते हैं वैसे तो, माइनस के 2k लैम्डा बाय में r। यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे कुछ है पॉइंट, तो इस पे कितनी, एक तो इसकी वजह से लग जाएगी और इसकी वजह से भी इसी साइड लग जाएगी ना, ठीक है, इसकी वजह से तो कितनी लग रही थी यहाँ पे बीच में 2k लैम्डा बाय में r, है ना, और इसकी वजह से भी लग रही है 2k लैम्डा बाय में r, मतलब r ये हो गया ना, ये वाला r, इन दोनों ऐड करते हैं तो टोटल कितना हो रहा है 4k लैम्डा बाय में r। अब k की वैल्यू खोल देंगे, मतलब इसमें पुट कर देंगे k की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी 4 लैम्डा बाय में r ऐसा कैसा, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई लैम्डा, अरे 4 पाई नोट, सॉरी यार 4 से गया 4, तो यहाँ पे कितना आ गया लैम्डा बाय में पाई ई नोट r। ये हो गया आंसर, चेक कर लेते हैं। लेंथ का क्या हो गया, थर्ड हो गया ना, लैम्डा पाई ई नोट बाय r, लेंथ का क्या हो गया, लेंथ का थर्ड ही आया था। अगर मान लो इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत वगैरह आई हो तो बता देना, मैं कमेंट में बता दूंगा, वरना टेलीग्राम पे बता सकते हो, समझा दूंगा दोबारा। बाकी यार इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है समझाने के लिए। यहाँ पे देखो कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इमिट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहीं अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो वो अपने अंदर समाता है ना इनको, ठीक है। वही बात होगी, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, एक तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव की वजह से लगी रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, और ये भी अपनी तरफ खींच रहा है, तो दोनों की फील्ड ऐड हो जाएगी ना, तो इस पर कितना, मान लो ये पॉइंट था तो इस पर ऐसे लग जाएगी ना डबल, ठीक है, वही डबल को मैंने ऐड कर दिया, सिंपल सा हो गया। 12th का क्या हो गया, 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग चार्ज, प्लस का क्या हुआ एंड माइनस का क्या हुआ रिस्पेक्टिवली, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक मिनट में लिख देता हूँ, 2 पॉइंट चार्जेस यहाँ पे समझाऊँ या फिर चलो दूसरे पेज पे समझा देता हूँ, कंजूस नहीं बनना है ना, पैसे आ जाएंगे तब नहीं बनूँगा, अभी तो बनना पड़ेगा, अभी तो बनना पड़ेगा। हो गया, यहाँ पे कितना है माइनस का क्यू और यहाँ पे प्लस का क्यू लगा लो, और आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, कुछ भी डिस्टेंस मान लो यहाँ पे, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज हैव, यहाँ पे अगर मान लो आर डिस्टेंस था तो इनके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा एक दूसरे की वजह से, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय में आर, या फिर कह लो के माइनस का, क्योंकि यहाँ पे सॉरी यार के माइनस का क्यू और यहाँ पे प्लस का क्यू था, और यहाँ पे आर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर भी तो आना था ना, तो यहाँ पे एफ कितना लग रहा था माइनस के क्यू में आर का स्क्वायर, या फिर स्क्वायर कर सकते हो, एक ही बात है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, तो ये एफ की वैल्यू थी, ठीक है, आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट बिटवीन देम, इफ
25% charge of A is transferred to B, then force between them become। सिंपल सा इसका आंसर तो यही हो जाएगा शायद, चेक कर लेते हैं बाकी फिर भी। मान लो एक चार्ज क्यू था, इसका 25% कितना हो गया, 25/100 है ना। 25/100 कितना होगा, 25/100 हो गया इतना। और इतने से अगर टोटल क्यू था उसमें से इतना हमने कम कर दिया तो यहाँ पे माइनस करके दिखा देंगे, क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी ना, क्यू ए डैश की। तो यहाँ पे प्लस का था, क्यू प्लस वाला था माइनस के 25/100 डिवाइड और 25/100 क्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 क्यू माइनस के 25 क्यू बाय में 100, ये काट के पीछे कितना आ जाएगा 75 क्यू बाय में 100। और अगर 25 से इसको दोनों करें डिवाइड, 25 3 जा 25 4 जा 3 बाय में 4 क्यू आ गया प्लस वाला, जो यहाँ पे ए था यहाँ पे बी था, तो ये अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा ई, यहाँ पे क्या होगा 3 बाय में 4 क्यों। और यहाँ पे क्योंकि देखो अब यही जो यहाँ पे इसमें ये वाला चार्ज है ना, इसमें ऐड कर दिया माइनस वाले में, ये ऑलरेडी माइनस था, माइनस का क्यू था, इसमें प्लस का कितना कर दिया 25/100 क्यू, या फिर कह लो 1/4 है ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अगर टोटल डिवाइड भी कर देंगे तो या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं इसको माइनस का क्यू प्लस के 1/4 क्यू। इन दोनों को आगे सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 4 क्यू प्लस के 1 क्यू बाय में 4, या फिर यहाँ पे माइनस के 3 क्यू बाय में 4। तो ये भी कितना आ गया, माइनस के 3 बाय में 4 क्यू, और डिस्टेंस इनके बीच में आर था ही, तो नया फोर्स कितना आ जाएगा, एफ डैश कितना आ जाएगा के Q1 Q2 बाय में आर का स्क्वायर। और Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, सॉरी के Q1 Q2 बाय में आर स्क्वायर इक्वल टू एफ डैश। यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी थी 3 बाय में 4 क्यू, और यहाँ पे कितनी थी माइनस के 3 बाय में 4 क्यू बाय में आर का स्क्वायर। आगे इसमें सोल्व कर देंगे तो क्यू माइनस का तो बाहर आ जाएगा, माइनस के और क्यू का स्क्वायर बाय में आर का स्क्वायर। ये मैंने चीज़ कॉमन निकाल ली, और 3 बाय में 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 मल्टीप्लाई में सॉरी, और 4 4 जा 16। ये क्या था, अगर इससे कंपेयर करें तो एफ हो गया ना, एफ डैश इज इक्वल टू 9 बाय में 16 एफ। इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ना, सिंपल सा चेक कर लेते हैं, 9 बाय में 16 12 का कितना हो गया सेकंड, 12 का हो गया सेकंड, 12 का सेकंड 12 का सेकंड ये हो गया। अब चलते हैं 13 में, 13 पे चलते हैं। ए स्पीयर इन दिख रहा होगा ना, ठीक है। ए स्पीयर इनक्लोज एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल ऑफ विद चार्जेस प्लस माइनस के 3 × 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द अक्रॉस द स्पीयर। तो देखो मान लो ये स्पीयर था, ठीक है, इसके अंदर एक क्या था, क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल। यहाँ पे प्लस के 3 × 10 की पावर 6, और यहाँ पे माइनस का 10 × 10 की पावर माइनस के 6 कूलम इतना था। और फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय में ई नोट, क्यू इनसाइड दोनों का चार्ज मिला के कितना हो जाएगा 0, तो फ्लक्स कितना हो गया 0।
ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी करवाया था, बाकी याद भी नहीं है कब करवाया था। 13 का क्या हो गया 3, सिंपल सा था कुछ मुश्किल। 13 का क्या था, 13 का था 3। अब चलते हैं भाई 14 पे। 14 के लिए नया पेज लेंगे, ठीक है, खाम खाई दिक्कत है ना हो। 1 मिनट की शांति बनाए रखें। पता नहीं इन बच्चों को जब मुझे पढ़ाना होता है ना तभी खेलना होता है। आवाज़ आ रही होगी शायद आपको थोड़ी बहुत भी नहीं आती अगर मैं रात को बना लेता वीडियो, लेकिन बना रहा हूँ सुबह अनाउंसमेंट करने के बाद। दिक्कत परेशानी हो गई, मजबूरी में बनानी पड़ेगी अब, इसलिए टाइम भी चेंज कर दिया। आपको नहीं पता चला होगा, एडिट कर दिया था मैंने, ठीक है। A toy car with charge queue moves on a frictionless horizontal plane। टॉय कार थी विद चार्ज क्यू, एक कार बना लो यहाँ पे। कार क्या, ऐसी ही आती है भाई मुझे तो, ठीक है। कुछ भी बना लो यहाँ पे, प्लस क्यू चार्ज था इसका, ठीक है। फ्रिक्शनलेस सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस था। अक्रॉस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रही है उस पर ई, ठीक है। ड्यू टू द फोर्स क्यू वी, फोर्स कितनी हो जाएगी इसकी वजह से, फिर एफ इज इक्वल टू क्यू वी, सीधी सी बात है। इट्स वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 0 to 6 यू था कितना 6 मीटर पर सेकेंड। चलो पहले एक बार पूरा सा पढ़ लेते हैं। इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन, 1 सेकेंड में इतनी बढ़ गई। एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड, ओके, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड, ओके भाई। द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds under the influence of this field, okay, under the influence of this field. The average velocity and the average speed of the toy car between 0 to 3 seconds are respectively। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, अभी मैंने थोड़ी सी अपने मज़े में पढ़ लिया। A toy car with charge queue moves on a frictionless horizontal plane surface under the influence of a uniform electrical field E due to the force QE. Its velocity increase from 0 to 6 meter per second in 1 second duration. At that instant, the direction of field is reversed. The car continues to move for 2 more seconds under the influence of this field. The average velocity and the average speed of the car between, अरे देखो यहाँ पे कुछ थी, मान लो एक बार के लिए कार यहाँ पे थी, 1 सेकंड के अंदर यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। 1 सेकंड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रही थी और यहाँ पे वेलोसिटी थी 0, यहाँ पे कितनी हो गई 6 प्लस के 6, और ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड रिवर्स कर दी, लेकिन अभी इसमें वेलोसिटी थी तो कुछ ना कुछ थोड़ी दूर और चलेगी, और ठीक है एक्सेलरेशन सेम रहेगी ना, क्योंकि बस डायरेक्शन ही चेंज की। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, क्यू ई बाई मैम, एम सेम है, क्यू सेम है, ई की बस फील्ड बदल दी तो क्यू मतलब जो यहाँ पे एक्सेलरेशन थी यहाँ पे प्लस माइनस का ये हो जाएगी, तो ये फाइनली कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। उसके बाद ये वापस चलने लग जाएगी वापस, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, ये वापस चलने लग गई, 1 सेकंड के लिए और चली, सेकंड में यहाँ पे आके 0 वेलोसिटी होगी ना इसकी, और फिर से दोबारा से चली और यहाँ पे कितनी होगी -6 मीटर पर सेकंड। और अब एक्सेलरेशन इसकी वही थी माइनस का है, यानी कि 3rd सेकंड पे ये यहाँ पे पहुँच गई। यहाँ से यहाँ तक कि एक्सेलरेशन 1 सेकंड में है ना, 1 सेकंड में, और एक्सेलरेशन क्या होती है
चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम, चेंज कितना हो रहा है 6 और टाइम कितना है 1। एक्सेलरेशन ये आ गई तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी होगी -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे कितना +6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे कितनी है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन होगी। अब ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। आगे क्या करें, क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ से यहाँ तक का, बस यहाँ से कौन सी इक्वेशन लगा देंगे हम, s = ut + k हाफ at²। सही बात है, इससे करेंगे तो टाइम भी बताया हमें, s = ut। यहाँ से देखें क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, s1 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के s1, यहाँ से यहाँ तक के s2 और यहाँ से यहाँ तक है s3। बाकी सेम ही है क्योंकि एक्सेलरेशन भी सेम है, टाइम भी सेम है, ठीक है। और चेंज भी कितना हो रहा है 6 का ही हो रहा है ना, एक्सेलरेशन सेम है तो चेंज तो सेम आएगा ही, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अगर ऐसे 1 निकाल दिया तो सभी में उतना ही आ जाएगा। s1 कितना है हाफ, a कितना निकाला था हमने 6 और टाइम कितना है 1 का स्क्वायर 3 मीटर आ गया डिस्टेंस जो इतने कवर किया इसने 3 मीटर, ठीक है। 3 मीटर यहाँ पे कवर किया होगा और 3 मीटर वापस आ गया होगा। तो टोटल डिस्टेंस देखो, एक बार मैं दोबारा से बना लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक इसने कवर कितना 3 मीटर, और ये वापस यहाँ से यहाँ तक इसने कवर किया 3 मीटर और वापस आ गया 3 मीटर यहाँ पे आ गया। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया इसने, डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस हो गया 9 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की 3 मीटर। और वेल स्पीड में कितनी होती है, एवरेज स्पीड कितनी होती है, एवरेज स्पीड चेंज इन डिस्टेंस बाय में टाइम, स्पीड = डिस्टेंस बाय में टाइम, और डिस्टेंस कितना कवर किया 9 मीटर और टाइम कितना 1 2 3 मीटर पर सेकंड। ये तो आ गई स्पीड। और वेलोसिटी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, डिस्प्लेसमेंट 3 थी और टाइम भी 3 था 1 मीटर। अब देखो आपको दिक्कत कहाँ पे आई होगी, यहाँ पे डिस्टेंस अभी आपको लग रहा होगा कि सेम कैसे आ गया, आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी 6 ले लेंगे और फाइनल 0, हाँ सीधा सा ये फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस का तो यहाँ पे माइनस का लगा लेना फॉर्मूले में, बस कुछ होगा ही नहीं। एवरेज स्पीड कितनी आ गई है 3 मीटर पर सेकंड, एवरेज वेलोसिटी कितनी आई है 1 मीटर पर सेकंड। चेक कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी पहले दे रखी है इन्होंने, एवरेज वेलोसिटी कितनी निकाली थी हमने 1 मीटर, पहले में 2 ऑप्शंस में है 1 मीटर। एवरेज स्पीड 3 ये आ गया, सेकंड का 14 का क्या हो गया 14 का सेकंड ये आ गया 14 का सेकंड। अब चलते हैं 15 पे। 15 में क्या दे रखा है कि एन इलेक्ट्रॉन, एक मिनट कितनी बड़ी हो गई वीडियो, काफ़ी बड़ी होगी, चलो देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रो ए वर्टिकल डिस्टेंस h, एक मान लो यहाँ पे कुछ था, एक मान लो यहाँ पे टावर वगैरह था और यहाँ पे कुछ था इलेक्ट्रॉन, ये नीचे गिर गया, इसकी हाइट कितनी थी h, इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है यानी कि माइनस का ही इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से नीचे फोर्स लगेगा इस पर, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी माइनस का ई, जो भी इस पर चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन का, और ई बाय में एम किसका, एम इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे देखेंगे, ठीक है
अब क्या करना है, the direction of electric field is now reversed, keeping the magnitude same, and a proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance. The time of fall of the electron in comparison to the time of fall. तो देखो, एक मान लो यहाँ पे क्या था, एक प्रोटॉन होता है, एक यहाँ पे प्रोटॉन था, ठीक है, और वो भी नीचे डाल दिया, लेकिन अब की बार है ना इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इस साइड कर दी, और क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, मतलब अपोजिट में नहीं जाता, सॉरी, अरे यार, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में ही जाता है ये प्रोटॉन, तो क्योंकि इस पर वही फोर्स लग जाएगा, यहाँ पे प्लस का कुछ होगा, ये इस साइड फील्ड लगा रहा होगा, तो यहाँ पे प्रोटॉन भी प्लस का ही होता है, रिपल्सन लगा लो, कुछ भी लगा, लाइट चार्ज तो रिपल करते हैं ना, इलेक्ट्रिकल इस साइड है तो ये भी इस साइड जा रहा होगा, इस पर फोर्स कितनी लग जाएगी, प्लस का ई, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और मास कितना प्रोटॉन का, ये एक्सेलरेशन आ गई। अब क्या रहेगा, टाइम निकालना है, कंपेयर करना है इलेक्ट्रॉन से, एच सेम है तो क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस की हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है, इनिशियली तो जीरो थे ना, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर, और एस भी सेम है दोनों में, एच इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, अरे यार एक्सेलरेशन तो क्यू ई बाय में एम है, और टाइम का स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या आ रहा है, हाइट सेम है दोनों में, क्यू भी सेम है, ई भी सेम है, और अगर यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे ना, इन दोनों को ऊपर भेज देंगे, 2mh बाय में क्यू ई, टी का स्क्वायर यानी कि t इज इक्वल टू अंडर रूट के 2mh बाय में क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस का ही और प्लस का ही, तो देखेंगे h सेम है, h को काट दो, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी सेम है, और क्यू भी मतलब बस चार्ज ही तो अलग है ना, सेम है यहाँ पर ये भी, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है, मास के, मास जिसका ज़्यादा उतना टाइम उसको ज़्यादा लग जाएगा, और देख लेते हैं आंसर, फिफ्टींथ का, टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस के 32 या 34 ऐसा कुछ होता है, 32 मान लो एक बार के लिए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी, एम ई, और एम प्रोटॉन का इतना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27। अगर देखो यहाँ पे ऑप्शन में 5/5 और 10 दे रखा है, लेकिन अगर देखेंगे इसको अगर डिवाइड भी करेंगे ना, कुछ बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, मतलब एक बार के लिए आप करके देख लेना, वैसे स्मॉलर आ जाएगा, इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितना है, एक मिनट, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 5 तो यही होगी ना, 5 और 6 मान लो यहाँ पे 33 होता है एक बार के लिए बस मान लो, अगर मान लो यहाँ पे 33 होता तो यहाँ पे 6 हो जाता, 6 का वो आ जाता, तो एटलीस्ट 10 की पावर, मतलब ये अंडर रूट को हटाने के बाद 10 की पावर 3 तो आता ही ना, माइनस का आ जाता या फिर प्लस का आ जाता, अगर दोनों को डिवाइड कर देते तो एटलीस्ट ना तो 5 आएगा ना 10 आ जाएगा, स्मॉलर या फिर इक्वल में आएगा, इक्वल तो हो ही नहीं सकता, तो स्मॉलर बस रह गया ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो गया, स्मॉलर। आप कर सकते हो डिवाइड आगे यार, बाकी करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ना इलेक्ट्रॉन का मास, तो ठीक है। 15 कौन सा है, 15 का फर्स्ट, 15 का फर्स्ट कहाँ पे गया, 15 का फर्स्ट कहाँ पे यार, 15 का फर्स्ट ये आ गया। 16th में क्या दे रखा है कि सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, ओके,
one of them is minus k and other is plus k e plus k delta e. If the net electrostatic force and क्या है gravitational force between two hydrogen atom placed at a distance d much greater than atomic size apart is zero, यानी कि इन दोनों का नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर नेट जीरो तो इक्वल होंगे ना ये दोनों. ओके ठीक है. व्हाट जीरो देन डेल्टा ई इज ऑफ ऑर्डर ऑफ और जो पूछ रखा है तो देखो एक बार के लिए. जैसे कि एक हाइड्रोजन का एटम है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा 1 प्रोटॉन होगा. 1 इलेक्ट्रॉन प्लस के 1 प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन का मास वही है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है माइनस का ही, और जो प्रोटॉन का है नॉर्मली तो होता है प्लस का ही, लेकिन इसको हमने चेंज कर दिया और प्लस के मतलब ई प्लस का तो है ही, प्लस के डेल्टा ई कर दिया. ये ऐसा यही उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया. अब इसमें जो एक और यहाँ पे हाइड्रोजन एटम होगा कुछ, उसका भी ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन प्लस के 1 प्रोटॉन ऐसा कुछ होगा. तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना है d है. इनके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी रही होगी क्योंकि चार्ज होगा इसमें, और दूसरी बात ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही होगी. तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों का नेट है ना जीरो है. इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों इक्वल होंगे, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स. नेट तो तभी जीरो होगा ना, क्योंकि इसको इस साइड भेज दें तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तब वो जीरो आ रहा था, तो इसको इस साइड भेज दिया प्लस का. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा के Q1 Q2 बाय में आर का स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है जी M1 M2 बाय में क्या आर का स्क्वायर. आर से तो आर कट ही रहा है क्योंकि दोनों में सेम ही होगा. तो के Q1 Q2 इज इक्वल टू जी M1 M2 है. और दूसरी बात, अब देखो इसमें चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उन दोनों को ऐड कर देंगे. ऐड करेंगे तो एक तो माइनस का ही इलेक्ट्रॉन का कर दिया और प्रोटॉन का भी ऐड कर दिया, ई प्लस के डेल्टा ई. ये दोनों कट जाएंगे, एक माइनस का ही और एक प्लस का ही, ये दोनों कट गए. तो एक के ऊपर चार्ज माइनस का, मतलब Q1 की वैल्यू इतनी आ गई, और Q2 भी तो हाइड्रोजन का ही एटम है, उस पर भी Q2 इतना ही आ जाएगा. तो यहाँ से क्या पता चल रहा है के ई डेल्टा ई इंटू में डेल्टा ई जी M1 M2 ऐसा कुछ हो जाएगा. और यहाँ से क्या कर सकते हैं आगे, मास दे रखा है ना, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम ये दे रखा है. H की वैल्यू पुट कर दें, मतलब M की वैल्यू पुट कर दें दोनों में, और K और G की वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, K का स्क्वायर हो जाएगा ना, K डेल्टा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू जी M1 M2. K को इस साइड भेज देंगे, डेल्टा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय में K M1 M2. अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इनकी. जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के कितना होता है 11 माइनस के 11 होता है. और M की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है इन्होंने, तो मैं 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 27, और इसका भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना एक बार, और 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस के 27 बाय में जो यहाँ पे K था, K की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9. अब एक चीज़ बताओ, इसने ऑर्डर पर पूछ रखा है, और ऑर्डर का मतलब वैसे तो सॉल्व करना होगा पहले उसके बाद ही, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखो एक बार, ऑप्शंस में कहीं पे 20 है, कहीं पे 23 है, कई सारी उनका डिफरेंस आ रहा है, कहीं पे 37 और कहीं पे 40 क्या है 47. तो मतलब कई सारा डिफरेंस है, तो पता चल जाएगा. और वैसे माइनस में इतना कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है, तो इनको हम हटा ही देते हैं, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं. ठीक है. और जो ये 10 के मल्टीपल है जो इनकी वैल्यू है, इनको बस ऐड कर देते हैं. तो यहाँ पे कितना है 10 की पावर माइनस के 11 इंटू में 10 की पावर माइनस के 27
इंटू में 10⁻⁻27 और यहाँ पे ये नीचे था ना, ऊपर कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 की पावर, ऊपर भेज देना इसको 10 की पावर -9। अब देखता हूँ यहाँ पे इन सब को ऐड कर देंगे और बराबर में क्या हो जाएगा डेल्टा ई। ऑर्डर में है बस, इन सभी को हटा दिया मैंने, इक्वल नहीं है लेकिन काट सकते हैं इनको ऑर्डर के बस के लिए। तो इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 में अगर 9 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। 10 की पावर -19 -27 और 27 इंटू में 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा। रुक जाओ, एक काम करते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब इन बस को सॉल्व करना है ना। -19 -27 27 को मैं एक बार 27 -1 लिख सकता हूँ, माइनस का ही है, -19 -26 मतलब 1 -27 ऐसा कर सकता हूँ ना। अगर ये माइनस इसमें ऐड कर दिया तो -20 -26 -27 बच गया। अब इनमें से 26 को क्या लिख सकते हैं हम, 26 को 20 + 6 रुक जाओ एक बार के लिए। अगर जो है 20 वाला पार्ट है इन सभी को ऐड कर दें तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 60 -60 और यहाँ पे कितना है, अरे यार क्या कर रहा हूँ, छोड़ो। यहाँ पे -20 था और यहाँ पे -26 को क्या लिख सकते हैं, -70 -6 और -20 -7 20 20 20 -60 -6 और इसको 6 को 7 को क्या लिख सकते हैं 6 -1 और 6 6 12। यहाँ पे कितना होगा -72 -1 -73 हो गया, 73 हो गया। तो और यहाँ पे स्क्वायर था इसका, ठीक है, इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 10 की पावर -73 का स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट कर देंगे, मतलब सॉरी, क्योंकि ई का स्क्वायर था ना, इस स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे या फिर दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो क्योंकि ये हमने काट दिए थे तो ऊपर नीचे हो सकता है। अब इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको 74 बना लेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। इसका आधा क्या हो जाएगा 74 का, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -74 बाय में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 और 7 मतलब 3 2 6 और 1 कैरी रह गया और 14 हो गया 7। 10 की पावर -37 आ गया, ये हो गया 16 का 3। मतलब यार आगे करना है सॉल्व तो कर सकते हो आप, वैसे पूरा भी कर सकते हो लेकिन ऑर्डर बस का मतलब यही होता है। और यहाँ पे भी पता चल ही रहा है कि 10 की पावर में बस निकालना है तो कुछ मतलब नहीं। लेकिन अगर वहीं अगर ये ऑप्शन वगैरह में ऐसे दे रखे होते ना 10 की पावर -4 10 की पावर -5 10 की पावर -6 मतलब बिल्कुल ही नज़दीक है, तब पूरा सॉल्व करके करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा गैप है तो इतना कुछ वो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट सही आ जाएगा। और मान लो एक बार के लिए यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया होता, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया होता 74 की जगह 70 मतलब 73 था ना, 73 को मैंने मान लिया होता 72 मान लिया होता तो इसका हाफ कर देंगे तो यहाँ पे 36 आ जाता। तो 36 नज़दीक किसके 37 के, ये तब भी ऑप्शन यही होता 16 का 3। सिक्सटीन का 3 क्या आ गया 17 का शायद, एक मिनट यहाँ पे नहीं आएगा, चलो ठीक है। 17 में क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ई की वैल्यू दे दी है, लिख लेते हैं 2 इंटू में 10 की पावर 5 ई दे दिया। इट एक्सपीरियंस है टॉर्क दे दिया है कितना 4 न्यूटन मीटर। द चार्ज ऑन डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ, क्यू की वैल्यू निकालनी है
और लेंथ दे रखी है हमें कितनी, यहाँ पे 12 भी कर सकते हैं, मतलब जो यहाँ पे डाइपोल है ना, माइनस का क्या हुआ प्लस का क्या हुआ, ये पूरी की लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। और एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, सॉरी ऐसा क्वेश्चन शायद पहले भी किया था हमने, देखो ये किया था फोर्थ, ऐसा ही है ना शायद। बिल्कुल लगभग लगभग नहीं, लगभग क्या पूरा ही सेम है। फोर्थ क्वेश्चन किया था उसका आंसर ये आया था सेकंड। बाकी चलो कर देते हैं दोबारा से। टॉर्क होता क्या है, पी क्रॉस ई है ना, या फिर पी ई कोस थीटा, पी साइन थीटा, सॉरी पी ई साइन थीटा है ना, क्रॉस है ना तो साइन हुआ, मतलब क्रॉस यानी क्रॉस के अपोजिट, मतलब क्रॉस है ना, मैं ऐसे याद रखता हूँ क्रॉस, और यहाँ पे कोस नहीं होगा, यहाँ पे होगा साइन, और यहाँ पे अगर डॉट है, डॉट कोस के सी है तो सी नहीं आएगा, सी दूसरे में आ जाएगा, ऐसे बस कर लेता हूँ मैं। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, टॉर्क की वैल्यू दे रखी है 4, और यहाँ पे पी क्या होता है, पी होता है डाइपोल यानी कि क्यू एल, और क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, और एल कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10 की पावर -2, और साइन साइन 30 दे रखा है, साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 से गया 2, और यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकालनी थी ना, सॉरी यार मैंने कुछ थोड़ी सी गलती कर दी, गलती क्या कर दी, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कर दी और पी की वैल्यू कर दी, लेकिन ई की वैल्यू तो अभी तक की ही नहीं है। ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी 2 इंटू में 10 की पावर 5, चलो एक मिनट रुक जाओ मैं दोबारा से करता हूँ, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या लिखते हैं, पी इंटू एल, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्या होता है क्यू इंटू में एल, और ई की वैल्यू ऐसे क्या ऐसे, और साइन 30 यानी साइन 30 1/2। आगे सोल्व करेंगे, टॉर्क क्या दे रखा है 4, क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, और एल कितना दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ई की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में 10 की पावर 5, और इंटू में 1/2, इससे ये गया, और यहाँ पे क्योंकि 4 था तो इससे ये कट जाएगा 2, यहाँ पे माइनस का 2 था, यहाँ पे प्लस का 5 था, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 10 की पावर 3, इसको इस साइड भेज देंगे तो 2 इंटू 10 की पावर 3 बन रहा है माइनस के, क्योंकि ये प्लस का था तो यहाँ पे 10 की पावर 3 आ जाएगा, इसको आगे ऊपर भेज देंगे तो माइनस का 3 क्यू की वैल्यू, और ये कितना होता है माइक्रो में, माइक्रो नहीं क्या बोलते हैं उसको, मिली या फिर कुछ, हाँ मिली 2 MC, ये 10 की पावर -3 मिली होता है ना, ये आ जाएगा। 17 का क्या आ गया सेकंड, 17 का ये आ गया सेकंड। तो यार थोड़ी सी वीडियो ब्लर हो गई थी, तो दोबारा से एक बार कर रहा हूँ रिकॉर्ड। 2 identical charged spheres suspended from a common point by 2 massless string of length L, यहाँ पे मैंने बना रखा डायग्राम कि कुछ मासलेस स्ट्रिंग से अटैच थे और जिनकी डिस्टेंस L है, इनका चार्ज क्यू है, इसका भी चार्ज क्यू है, क्योंकि आइडेंटिकल है तो ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है D, और D है, ये दे रखा है कि D काफ़ी ज़्यादा छोटा है L से, D L से छोटा है, ठीक है। और अपार्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन लग रहा होगा इसकी वजह से, या इन दोनों के ऊपर रिपल्शन लग रहा होगा, F इस साइड F, और यहाँ पे mg, ठीक है। द चार्ज बिगेन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्पीयर एट कॉन्स्टेंट रेट, और कॉन्स्टेंट रेट्स का क्या मतलब है, dq/dt क्या है कांस्टेंट। एज द रिजल्ट द स्पीयर्स अप्रोच ईच अदर विद ए वेलोसिटी v, the v
वेराइज एज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स बिटवीन स्पीयर। तो एक चीज़ देखो, फोर्स यहाँ पे यही लग रही है मेन, तो इन दोनों के ऊपर रिपल्शन। और एफ की वैल्यू क्या है कि Q1 Q2 बाय में क्या है इनके बीच का डिस्टेंस d, या फिर x मान लो, एक की बात है वैसे तो x मान लेते हैं हम, ठीक है। x हमने मान लिया है x, क्योंकि इसमें x के टर्म में ही पूछ रहा है तो x ही मान लो, इसको कुछ फर्क पड़ना नहीं है। तो देखो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि f उतनी कम होगी, मतलब f क्या है प्रोपोर्शनल लाइन के वो के स्क्वायर, मतलब चार्ज के। अगर चार्ज कम लीक हो रहा है यानी कम हो रहा है तो इनके बीच में फोर्स कम होगी तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाने लग जाएंगे। एक दूसरे की तरफ जाते हुए इनमें कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आ ही जाएगी। वेलोसिटी आ रही तो वेलोसिटी पूछ रहे हैं किसके टर्म में, एक्स के टर्म में। तो देखो मैंने एक बार पता है क्या कर दिया था, इसमें लगा दिया था वर्क पावर एनर्जी का फॉर्मूला, मतलब वैलिड तो नहीं है लेकिन मैंने ऐसे ही देखो मैंने कैसे लगा दिया था कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क, है ना, और वर्क के बराबर है उसके एफ डॉट एक्स। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, एफ क्या दे रखा है, एफ होता है के Q1 Q2 बाय में एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है ही, इससे ये काट दिया और ये बाकी सारी चीज़ें, ये का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1 बाय में एक्स वी प्रोपोर्शनल सॉरी, क्योंकि ये थे तो लेकिन हमने वैसे कांस्टेंट थे तो इसलिए हटा दिए। एक्स 1 बाय में 2 वी इज इक्वल टू एक्स 1 बाय में 2, ऐसे कर दिया था लेकिन है तो ये गलत। आंसर भी ठीक आ गया था और मैंने दिखाया अपने दोस्त को, वहाँ देख मैंने तो ऐसे कर दिया। बताया उसने, कई सारी बातें भी सुनाई। चलो कोई बात नहीं, उनकी वजह से आज पढ़ा पा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ये क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ये होगा थीटा एंगल अगर ये थीटा है तो एक चीज़ बताओ, जैसे कि यहाँ पे पता चल रहा होगा आपको, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नेट आएगा, है ना, नेट। और ये नेट किसके बराबर होगा, अगर यहाँ से देखें मतलब इसके इसमें आ जाएगा ना, इसके इक्वल में आना चाहिए वैसे तो नेट, लेकिन मैंने थोड़ा सा उस साइड ले लिया तो यहाँ पे भी एंगल थीटा होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये नेट कोस थीटा इजगल टू क्या है एम जी। और यहाँ पे देखेंगे कि थीटा इस साइड है तो इसका साइन थीटा ये होगा। नेट यानी कि कुछ भी मान लो, इन दोनों को एफ मान लेते हैं, हमने एफ मान लिया एक बार के लिए एफ, और यहाँ पे एफ साइन थीटा किसके इक्वल होगा, इसके के Q1 Q2 बाय में एम के, और साइन थीटा बाय कोस थीटा क्या होता है 10, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे ना, एफ क्या एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है के Q1 Q2 बाय में एम, और एफ कोस थीटा क्या दे रखा है एम जी एक्स का स्क्वायर, सॉरी, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, एफ से एफ गया, और साइन बाई कोस क्या होता है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है के Q1 Q2 बाय में, और क्योंकि आइडेंटिकल है तो Q सेम होंगे तो Q का स्क्वायर बाय में क्या होगा एक्स का स्क्वायर, और एम जी ये आ गया, यानी कि टेन थीटा की एक वैल्यू क्या आ गई, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है के Q का स्क्वायर बाय में एक्स स्क्वायर एम जी, है ना, ये आ गया। और एक और चीज़ बताओ, हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, 10th क्लास में हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान बर्बाद पाकिस्तान, अरे यार पाकिस्तान बर्बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये हमने पढ़ा था कभी ना कभी तो 10th क्लास में, 9th में नहीं 10th में ही पढ़ा था। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ पे थीटा इससे अटैच है तो ये तो हो जाएगा बेस, है ना, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पे टोटल का डिस्टेंस x दे रखा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल थीटा होगा ना, मतलब थीटा नहीं 90 डिग्री, तो यहाँ पे x बाय में 2 हो जाएगा ये,
एक्स बाई में 2 है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो पता चल गई, बेस की निकालनी हमें। तो हाइपो क्या बोलते हैं उसको, हाइपो नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर इजगल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्स बाई में 2 का स्क्वायर प्लस के क्या है बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस इजगल टू अंडर रूट के एल का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बाई नहीं सॉरी एक्स बाई में 2 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें बेस की वैल्यू भी पता चल गई और उसकी भी, तो थीटा की वैल्यू साइन टेन थीटा की वैल्यू एक और क्या आ जाएगी, एक्स बाई में 2 परपेंडिकुलर बाई में बेस यहाँ पे क्या है अंडर रूट के एल का स्क्वायर माइनस के एक्स बाई में 2 का स्क्वायर। और यहाँ पे हमें पता है कि एल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी कम होगा, इसको हटा दिया हमने। तो साइन टेन थीटा मतलब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वल में क्या आ रहा है, ये क्या होगा स्क्वायर बाय में क्या है एक्स स्क्वायर एम जी इजिकल टू एक्स स्क्वायर एक्स बाय में 2, और यहाँ पे भी 2 स्क्वायर है इसका और ये तो हटा ही दिया ना हमने, और ये भी अंडर रूट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बस एल ये आ जाएगा। आगे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट है, एल भी सेम रहेगा और 2 तो है ही कांस्टेंट, एम जी भी कांस्टेंट है और यहाँ पे एक्स और ये क्यू की टर्म में रख लिया हमने, क्यू स्क्वायर इजिकल टू क्या है, इसको इस साइड भेज दें दो एक्स की पावर 3 मतलब दोनों साइड अंडर रूट कर दें तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3 था 2 हो जाएगा नीचे, क्यू की वैल्यू ये हमें पता चल गई। और दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हम सभी लोगों को इंटीग्रेशन नहीं सॉरी इंटीग्रेशन हमें सबको आती है, एक्स की पावर 3 बाई में 2, जिसको नहीं आती बेसिक मैथ देखो भाई सीखो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी है। दोनों साइड डी टी की टर्म में अगर रिस्पेक्ट कर मतलब डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट दे रखा है डी क्यू बाई में डी टी और यहाँ पे डी टी कर दिया, और हमने वैसे ही मज़े में क्या कर दिया, दोनों साइड डी एक्स बाई में डी एक्स सेम रहेगा, ऊपर से भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी इसको काट देंगे तो 1 ऐसा का ऐसा रहेगा, कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है। लेकिन कर लिया हमने, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, डी क्यू बाई में डी टी इजिकल टू 3, क्योंकि यहाँ पे डी टी तो आ गया लेकिन एक्स में तो है ही, एक्स मतलब टी के उसमें तो है ही नहीं कुछ, तो क्या करेंगे इसको 3 बाई में 2 बाई में क्या है डी एक्स, इस डी एक्स को इससे के नीचे लिख देंगे और यहाँ पे ये डी एक्स बच गया, इस डी टी को इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, आगे ये वाला तो है ही कांस्टेंट इजिकल टू कांस्टेंट 1 मान लो इजिकल टू क्या है, कांस्टेंट वैसे तो कुछ भी हो सकता है, 1 हमने वैसे मान लिया अपने मज़े के लिए। इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 बाई में 2 और x माइनस का 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई में 2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 1 बाई में 2 हो गया और ये dx के रिस्पेक्ट में किया था हमने, और dx बाई में dt यानी कि डिस्टेंस बाई में टाइम, ये हो जाएगा वेलोसिटी, और dx बाई में dt वही होता है ना, क्या बोलते हैं उसको वेलोसिटी ही होता है। तो 1 ये भी कांस्टेंट है, ये इसको भी हटा दो, 1 इजिकल टू एक्स की पावर अरे यार 1 बाई में 2 v, और इसको ये जो x की पावर 1 बाई में 2 है इसको इस साइड भेज देंगे तो 1 बाई में x की पावर माइनस का 1 बाई v हो जाएगा, आके इसको ऊपर भेज देंगे तो x 1 बाई में 2 इक्वल टू v। तो यहाँ पे v क्या आ रहा है प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1 माइनस का 1, ये आ गया। ठीक है, चलता रही है ना रिकॉर्डिंग, कहाँ पता चले यार दोबारा से, ओह चल तो रही थी, मैं डर ही गया था। आंसर चेक कर लेते हैं, 18 का क्या है माइनस का ये आ रहा है 18 का 4,
18th का ये आ गया 4th। 19th में देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, अरे यार एक बार पानी पीने दो। तो 19th में है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाय ई, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू दे रखी है ए आर, लिख लेते हैं, इसके पीछे लिख लेते हैं। क्या था, टू ए आर दे रखा है। ये चार्ज कंटेन्ड इन ए स्पीयर, स्पीयर दे रखा है ना, स्पीयर के अंदर है क्यों, इसका रेडियस दे रखा है आर, आर नहीं सॉरी ए दे रखा है। सेंटर्ड एट ए ओरिजिन एंड गिवन बाय, ठीक है, वो निकालना क्या है हमें, चार्ज की वैल्यू निकालनी है। क्यू कैसे निकलेगा, फ्लक्स क्या होता है, क्यू इजल टू ई इंटू ए, और क्यू बाय में ई नोट, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। और ई की वैल्यू हमें पता है, ये दे रखी है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए आर, और एरिया क्या होता है उसका स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू बाई में ई नोट को इस साइड भेज देंगे मल्टीप्लाई में ई नोट, क्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी तो क्या हो रहा है 4 पाई ई नोट और ई आर की पावर 3, क्यू की वैल्यू ये आ गई, सिंपल चेक कर लेते हैं। 4 पाई ई नोट ए की पावर, आर तो नहीं है यहाँ पे, ए आएगा क्योंकि रेडियस ए दे रखा है ना, तो क्या हो जाता 4th 19th का 4th आ गया, 19th का 4th ये आ गया, दिख तो रहा था ना क्वेश्चन यार, दिख रहा था। 20 में क्या दे रखा है, 2 पिथ balls carrying equal charges are suspended from a common point by strings of equal length. The equilibrium separation between them is r. Now the strings are क्या है ये rigidly जो भी है clamped at half of the height. The equilibrium separation of the ball become, तो एक पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई थी, tan थीटा की वैल्यू ये सारी क्या थी फोर्स, और नीचे mg था, tan थीटा यही आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पे भी tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा, एक मिनट यार दोबारा से बना लेता हूँ मैं डायग्राम। ये डिस्टेंस y दे रखा है और इनके बीच में वही अट्रैक्शन, इस साइड f, इस साइड mg, ये थीटा होगा तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाती है कितनी, इससे कर भी सकते हो, यहाँ पे नेट होगा, नेट का कोस थीटा ये, साइन थीटा ये, और साइन थीटा बाई कोस थीटा वही आ जाता है यहाँ पे सॉरी। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई थी, tan थीटा की वैल्यू f बाई में mg। और दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि tan थीटा है तो परपेंडिकुलर बाय में बेस, यहाँ पे डिस्टेंस ही r था टोटल, तो ये क्या हो जाएगा r बाय में 2, और यहाँ पे तो बेस भी दे रखा और परपेंडिकुलर भी दे रखा है, क्योंकि देखो थीटा इससे टच है तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ये ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पे थीटा होता है तो इसको बेस मानते हैं और ये इसको परपेंडिकुलर, इसी को बस इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के करके देख लो, बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये। और हमने पढ़ा था पाकिस्तान बर्बाद, पाकिस्तान हिंदुस्तान हरा भरा, ये p बाई में बी क्या होता है tan थीटा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है r बाई में 2 और बाई में ये क्या है बेस y। और आगे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, f की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या है k q1 q2 बाई में x का स्क्वायर, या फिर कह लो रेडियस का, इन दोनों का बीच के डिस्टेंस का r का स्क्वायर, यहाँ पे mg,
आर बाय में 2 बाय में वाई। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, आर ही चेंज हो रहा है और या फिर वाई चेंज हो रहा है, तो बाकी सारी चीज़ कांस्टेंट, इन सभी को हटा दो तो ठीक है। एक मिनट, हाँ सही बात है, बाकी सारी चीज़ तो है ही कांस्टेंट। तो 1 बाय में आर का स्क्वायर इज इक्वल टू में आर बाय में 2 वाई, और यहाँ से अगर इसको इस साइड भेज देंगे तो 2 वाई इज इक्वल टू, और इसको इस साइड या फिर कह लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, 2 वाई इज इक्वल टू क्या है, आर की पावर कितनी 3, और यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, आर की पावर 3 के। और इसी के साथ मतलब एक तो ऐसे भी डिवाइड भी कर सकते हो, मैंने प्रोपोर्शनलिटी से करके देख लिया, ठीक है। वो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेते और वो भी कर देते, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं है। जब ये y था तब इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी r, और इसके स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। जब ये y की पावर 3 होगा तो यहाँ पे r डैश मतलब r1 की पावर 3 हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। इन दोनों में डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ पे y डैश नहीं सॉरी y में 2 दे रखा है, सही सीधी सी बात है, नया y तो ये है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये ऊपर आ जाएगा, ये 2 है ना नीचे, तो यहाँ पे 2 y में, पेन खत्म हो गया यार, ठीक है। यहाँ पे नीचे y का ऐसा है, इससे ये काट दिया, r की पावर 3 बाय में r1 की पावर क्या है 3, इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, निकालना क्या है, r डैश की वैल्यू निकालेंगे ना, तो इसको इस साइड भेज दें और इसको इस साइड, एक मिनट, r डैश की पावर 3 इज इक्वल टू r की पावर 3 बाय में 2 है, और इन दोनों के साइड मतलब इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, r की पावर 3 बाय में 3 और 3 सॉरी, और यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 1 है, इसकी पावर 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसकी पावर r तो ऐसा का ऐसा, यहाँ पे √2, लेकिन अंडर रूट नहीं है, अरे यार अंडर क्यूब है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका सीधा सा, r की पावर r, ये आ गया फर्स्ट ही ऑप्शन है, 20 का क्या है 1, 20 का ये 1 आ गया। अब चलते हैं 21 में क्या दे रखा है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड ए इफ द पॉइंट चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। देखो आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि 90% चांस है कि आपके टीचर ने ये करवा रखा होगा आपको, लेकिन फिर भी किसी के अगर नहीं करवा रखा तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ये क्यूब है, ये क्यूब है, जो भी है, यहाँ से इसको थोड़ा सा अच्छे से इसको ऐसे कर दिया, इसकी साइड दे रखी ए, अब इसके यहाँ पे मतलब एक कॉर्नर पे चार्ज दे रखा है क्यू, तो हमें पता है कि क्यू इनसाइड फ्लक्स क्या होता है, क्यू इनसाइड बाय में ई नोट। अब ये ई नोट मतलब यहाँ पे इसके हिस्से में कितना आएगा इस डिब्बे के, मतलब इस क्यूब के, एक तो क्यूब यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसा, मतलब मेरी ड्राइंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो एक यहाँ पे इसके साइड में होगा, एक यहाँ पे इसके साइड में होगा, और इसके पीछे भी होगा एक, मतलब यहाँ पे मान लो तो इसके आगे भी एक और है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे 4 है ना, ऐसे ही एक बार और मान लो, एक कमरा मान लो, जैसे कि ऊपर से अगर इसको देखें, एक ये वाला कमरा हो गया, एक ये वाला कमरा हो गया, एक ये वाला कमरा हो गया, और एक ये, मतलब ये है इसके ही साइड में देख रहे हैं हम, ऊपर से जैसे यहाँ पे है तो एक पीछे भी होगा ऐसे ही सेम, ऊपर ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये 8 कमरों में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4, और एक इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो ये हो गए। तो 8 जब ये सारे सभी को मान लो, एक मान लेते हैं हम सारे इस डब्बे को एक बार के लिए, सारे क्यूब को, जब ये फ्लक्स था क्यू टोटल, मतलब टोटल तो ये था ई नोट,
लेकिन अभी ये 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया इसको ऐसे ऐसे, ठीक है। 8 8 इसको इस साइड लिख देंगे तो क्यू एक उसमें कितना आ रहा है, या फिर कह लो 8 मैंने ऐसे लिख दिया। जो ये टोटल फ्लक्स था, क्यू इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स मान लो। और टोटल फ्लक्स कैसे बन रहा है, Q1 उसके लिए प्लस, मतलब यार Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3 और ऐसे ही Q8 तक। तो इन सभी में मतलब सेम ही डिवाइड होगा ना चार्ज। 8 Q इक्वल टू Q1 कह लो, यहाँ पे मतलब सीधा सी बात है Q/8 ई नोट आ जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। अब यार 3D में कैसे समझा सकता हूँ, 3D में पॉसिबल नहीं है, वरना समझा देता। 21 का फोर्थ हो जाएगा, 21 का फोर्थ, 21 का फोर्थ ये हो गया। अब चलते हैं 22 पे। 22 में क्या दे रखा है, ए चार्ज Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is double, then the outward electrical flux will be। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाता है क्या, फ्लक्स क्या होता है गॉसियन सरफेस में के लिए, गॉसियन वाला फॉर्मूला लग जाएगा Q इनसाइड बाय में ई नोट। यहाँ पे उसके सरफेस से तो कोई लेना देना है ही नहीं, जब Q इनसाइड बदल ही नहीं रहा, तो वही है, कुछ चेंज होगा ही नहीं, रिमेन सेम। मतलब देखो ये स्फीयर था, इसके अंदर Q था, जब इतना बड़ा स्फीयर हुआ तब भी इसके अंदर Q ही तो दे रखा चार्ज। चार्ज पे अगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा तो वही रहेगा। 22 का क्या है दिख रहा होगा ना, 22 का फोर्थ रिमेन सेम, ठीक है। 22 का 3, 22 का यार कहाँ पे गया, 22 का ये फोर्थ है, 22 इसका देख लिया सेक्शन बी का, 24 का, ठीक है। अब 23 पे आ जाते हैं। 23 में एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ। या फिर इसको थोड़ा सा इस साइड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब ठीक है, दिख भी रहा है सही। 22 में क्या दे रखा है, 2 पॉजिटिव आयंस ईच। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनता है, जैसे मान लो एक बार के लिए पहले मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक एटम है, एटम के अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम रहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस के 1 प्रोटॉन। जब इसमें से हम कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिए, 1 ही दे रहे हैं, सॉरी 10 मान लेते हैं इसको, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। तो इसमें से अगर हम मान लिए हमने कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो इसमें कितने बच जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस के 10 प्रोटॉन। तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा, इन दोनों को डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो नेट क्या आ रहा है प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पॉजिटिव ये हो जाएगा, और नेगेटिव में इसमें 2 अगर ऐड कर दिए इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हो जाए माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव का इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। देखो अभी 2 पॉजिटिव आयंस यानी कि 2 हैं ऐसे एटम, ठीक है, दोनों में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन कम ही है। ईच कैरिंग ए चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d if the force of repulsion between the two ions, number of electrons missing from each ion will be E being the charge on an electron। तो देखो जैसे कि ये दो हैं Q यानी कि इसका डिस्टेंस d है, और रिपल्सन फोर्स क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर या फिर D का स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है वैसे तो, और ये हो जाएगी फोर्स। अगर देखो क्योंकि इसने आइंस दे रखे हैं और सेम दे रखे हैं 2 पॉजिटिव आइंस, यानी कि चार्ज क्या हुआ इनके ऊपर Q और Q, इन दोनों का स्क्वायर कर दे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर आ जाएगा ना, यानी कि F इजिकल टू K Q का स्क्वायर बाय में D का स्क्वायर। इसको इस साइड भेज दें, और Q की वैल्यू होती क्या है, K की वैल्यू सॉरी F
डी का स्क्वायर इजकल टू के की वैल्यू क्या होती है, के इजकल टू 1/4 पाई ई नोट, है ना। इस क्वेश्चन इससे लिख देते हैं 1/4 पाई ई नोट क्यू का स्क्वायर। इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू में 4 पाई ई नोट इजकल टू क्यू। और क्यू का स्क्वायर, क्यू क्या होता है, क्यू इजकल टू एन ई। ये हमने पहले ही मतलब सब चैप्टर स्टार्ट किया होगा तब पढ़ा होगा आप सभी ने। क्यू इजकल टू एन ई, एन इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या होता है मतलब उसका 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। क्यों ये टोटल चार्ज हो जाता है, तो इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, एफ डी का स्क्वायर इंटू 4 पाई ई नोट इक्वल टू एन ई का स्क्वायर। क्या कर देंगे फिर, अब दो लिख लेते हैं। एन की वैल्यू पूछ रही है, एफ डी स्क्वायर 4 पाई ई नोट इक्वल टू एन का स्क्वायर ई का स्क्वायर। इस ई के स्क्वायर को यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर तो दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे, तो एन की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट के एफ डी स्क्वायर 4 पाई ई नोट, और यहाँ पे ई का स्क्वायर ऐसा कुछ है। चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर ये आ गया 4 पाई ई नोट एफ डी का स्क्वायर बाय में ई नोट, ठीक है। 23 का क्या है, 23 का 3 ये आ गया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम 24 में। 24 में क्या दे रखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r इज e। देखो मतलब क्या है कि जैसे ये कोई स्फेरिकल सेल था, अब 3/2r का क्या मतलब है 1.5 r है ना, इतना ही होगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर r है तो इसके यार है तो यहाँ कहीं पे होगा r/2, अगर कह लो 1 प्लस के 0.5r, r प्लस के 1/2r है ना, ये r है। इसके साथ ये यहाँ कहीं पे पॉइंट पे कितना है e दे रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल, एक मिनट सॉरी यार, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, तो स्फीयर के सेंटर पे कितना होगा। हमें जैसे कि हमें पता है कि स्फेरिकल कोई भी सेल हो उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। क्यों होती है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैं। 25 में या फिर चलो इसी में बता देता हूँ। जैसे मान लो ये स्फेरिकल सेल है, इसको हमने 4 हिस्सों में डाल दिया, काट दिया, ठीक है। यहाँ पे Q/4 होगा, यहाँ पे भी Q/4 होगा, यहाँ पे भी Q/4 होगा, और यहाँ पे भी Q/4 होगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगी, इसकी वजह से इस साइड आ जाएगी, इसकी वजह से इस साइड, और इसकी वजह से इस साइड। तो इसकी वजह से तो ये कट गई, इसकी वजह से ये कट गई, तो नेट 0 ही तो आ रहा है। कहीं पे भी हो यहाँ पे नेट 0 ही आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सेल के अंदर, ठीक है। और ये ग्राफ भी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसा कुछ था ना, आर और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यहाँ पे ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा कुछ पढ़ा था ना, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आर डिस्टेंस पे पहुँच गए थे तब। तो अब चलते हैं 25 में। 25 में क्या दे रखा है, ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, रिंग कह लो या फिर स्फेरिकल सेल एक की बात है, इज गिवन ए चार्ज प्लस का क्यों पूरे उस पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑफ पार्ट ए के बी ऑफ द रिंग इज। देखो जैसे मैं इसमें डायग्राम पे समझा देता हूँ। ये मान लो रिंग है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे इसका सेंटर है ए
के बी, इस पार्ट को बस हटा लो एक बार के लिए, तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा ये, ऐसा कुछ के ए बी, है ना। इसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, क्या, ई, ठीक है। इस सिर्फ इसकी वजह से बात हुई है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन पार्ट ए सी डी बी, लिख तो रहना, हाँ, ए सी डी बी, ए सी डी बी, इस वाले पार्ट की, मतलब कि जो रिमेनिंग है ए सी डी बी है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं, ये वाला पार्ट, अरे सॉरी यार, दोबारा से बनाता हूँ, एक मिनट। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो पूरा सर्कल होता, कुछ भी मान लो थोड़ा सा ऐसा, तो इस वाले की वजह से यहाँ पे इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आती, और जो ये वाला हिस्सा है इसकी वजह से इस साइड, तो इन दोनों की वजह से ये तो आपस में ही कट गए। इसकी वजह से बस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इस साइड आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये वाला हिस्सा तो हमने कंसिडर ही नहीं किया। अगर पूरे टोटल में पूछ रखा होता तब तो हो जाती 0, लेकिन सिर्फ इस वाले हिस्से में पूछ रखा है, ये वाले हिस्से की अलग है। अगर नेट पूछ रखा होता यहाँ पे तो 0 होती, लेकिन सिर्फ इस हिस्से के बारे में पूछ रखा है। इस हिस्से का मतलब यही हो गया ना, इन दोनों की तो कट गई, सिर्फ ये वाली है। तो देख लेते हैं 3E, अगर मान लो मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं यार, होता ही नहीं, कटी जाती ना वो तो। 3 तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे E दे रखा है। अगर यहाँ पे 3 दे रखा होता इस साइड भी 3 ही आता, ठीक है। E आएगा और A, ठीक है, इस साइड जा रहा है। ओके, ऑप्शन क्या आ गया? 25 का 3। 25 का 3। अब 26 पे आ जाते हैं। 26 में क्या दे रखा है? 3 पॉइंट चार्जेस, प्लस का क्यू एंड माइनस का 2Q एंड प्लस का क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स x0 y a, जो भी है। पहले पॉइंट एक बार मैं लिख देता हूँ सारे, एक मिनट। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लिखता हूँ सारे तो क्या क्या, एक मिनट लिख तो रहना। हाँ, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, z इक्वल टू 0 एक के लिए। दूसरा क्या है? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, मतलब ओरिजिन हो गई है। और थर्ड क्या है? x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे देखें तो z वाला तो हमेशा 0 है, इसको कंसीडर ना भी करें कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। सिर्फ अगर इसको कंसीडर करेंगे तो एक ट्रायंगल सा बन जाएगा। ये ओरिजिन हो गया 0 पे, और ये क्या हो गया? a, y की तरफ में a, और x यहाँ पे 0 है। और इसमें देख लेते हैं, यहाँ कहीं पे a हो जाएगा, x इक्वल टू a। तो एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? माइनस का क्यों नहीं, एक मिनट, यहाँ पे प्लस का क्यू है, और सेकंड वाले में माइनस का 2 क्यू दे रखा है, यहाँ पे प्लस का क्यू दे रखा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का क्यू इस साइड और माइनस का क्यू इस साइड। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 2 ही आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए। और माइनस का 2 और क्यू क्या मतलब हो गया? डाइपोल होगा, क्योंकि लेंथ इनके बीच में कितनी है? ए, और इसके बीच में भी ए है, तो दोनों आइडेंटिकल डाइपोल हो जाएंगे एक इस साइड, यानी कि एक तो डाइपोल इस साइड और एक इस साइड, क्यू और ए, क्यू ए। फॉर्मूला लगा दिया ना हमने ये। और इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा, और क्योंकि एंगल 90 डिग्री है तो अंडर रूट के 2 क्यू ए। वेक्टर एडिशन से कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन के लिए वही, अगर नहीं आता तो फिर थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा, वेक्टर वाला चैप्टर देखना पड़ेगा, ठीक है। आंसर क्या हो गया? ये क्या हो गया? अंडर रूट के 2 क्यू ए। ये तो ठीक है,
अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा, बीच में होगा ना, इस साइड तो नहीं है, और इसमें भी वाई प्लस के वाई दे रखा है, ऊपर भी नहीं है। माइनस के अंडर रूट के 2 अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ओरिजिन एंड एक्स, ठीक है, ये वाला हो गया ऑप्शन थर्ड। 26 का ये हो गया 3। 26 का हो गया 3। अरे यार जूम तो ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं 27 पे। लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए हैं। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर हो जा भाई। फोकस, ठीक है। इसमें देखते हैं, ए होलो सिलेंडर हैज़ ए चार्ज क्यू कूलम विद इन इट। ये एक सिलेंडर दे रखा है इसने होलो, इसके अंदर है क्यू। इफ ये जो भी है, क्या नाम होता है इसका, जो भी है यार मैं भूल गया, इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द, पे जो ये है ना बी सरफेस, सी बी और ए, इसके ऊपर कुछ वोल्टमीटर वगैरह लगा रखा होगा, तो इस चार्ज की वजह से सिर्फ इस वाले सरफेस पे जो ये है बी वाला सरफेस, इसके ऊपर कितना आ रहा है फ्लक्स, ये जो भी है पाई मान लेते हैं इसको एक बार के लिए। द फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस प्लेन सरफेस ए इन यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर विल बी चार्ज। देखो पहले तो एक बार ये देखो, अगर मान लो स्फीयर होता क्यों, उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे फ्लक्स टोटल क्यू बाय में ई नोट है ना, और यहाँ पे सिलेंडर है तो क्या फ़र्क पड़ गया, इसके गॉसियन सरफेस तो ये भी है, तो इसके लिए भी टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स तो यही होगा क्यू बाय में ई नोट, है ना, सही बात। अब देखो क्यू टोटल ये है, तो मतलब अलग अलग सरफेस पे क्या होगा, एक तो क्यू सी के लिए प्लस के क्यू बी के लिए प्लस के क्यू क्या ए के लिए, और देखो यहाँ पे ए और सी के लिए दोनों का इक्वल हो जाएगा ना, इन दोनों का ऐड कर देंगे, सिर्फ ए मान लेते हैं। इसके लिए पूछ किसके लिए रखा है, ए सरफेस के लिए, तो ए इसको सी की जगह ए लिख देंगे, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। 2 क्यू सी इक्वल टू क्यू नियर फ्लक्स वाला है, और क्यू प्लस के क्यू बी इक्वल टू ई बाय में ई नोट, है ना, सही बात। और यहाँ पे ई जो मतलब इस पे फ्लक्स पड़ रहा है इस सरफेस पे बी वाले पे, ये हमें दे रखा है जो भी है 5 2 क्यू सी क्यू ए सॉरी क्यू ए फ्लक्स ए प्लस के 5 इक्वल टू क्यू बाय में ई नोट, इसको इस साइड भेज देंगे। 2 फ्लक्स ए इक्वल टू क्यू बाय में ई नोट माइनस के फ्लक्स जो भी है 5, इसको इस साइड भेज देंगे तो क्यू यानी कि फ्लक्स ए पे आ जाएगा, हाफ क्यू बाय में ई नोट माइनस के, ये आंसर चेक कर लेते हैं, हाफ क्यू बाय में ई नोट माइनस के जो भी ये दे रखा था इस पे फ्लक्स बी पे, ठीक है। 27 का क्या हो गया सेकेंड। 27 दिखाई दे रहा है, 27 का हो गया सेकेंड। अब 28 पे आ गए थे हम। 28 में क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट P is lying on a uniform electric field E, the work done is rotating the dipole by 90 डिग्री। एक्चुअली में करने के तो इसके कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे इजी वाला मैं बता देता हूँ। वैसे मतलब यार नीट में तो आप सारे चैप्टर कर ही लोगे याद, लेकिन यहाँ पे ना इस चैप्टर में ये फॉर्मूला नहीं आता, इससे नेक्स्ट वाले में आता है, तो इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत आए। दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, वैसे मैं बता ही देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के पी डॉट में, ठीक है, और ए क्या हो जाएगा डॉट में है तो पी ई
कोस थीटा, है ना, सही बात है। वही टॉर्क में क्या होता है, टॉर्क होता है P क्रॉस E, दैट इज PE साइन थीटा। तो यहाँ पे मान लेते हैं स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड थी और जो हमारा डाइपोल था वो भी इस साइड था, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस के PE कोस थीटा, माइनस के PE कोस थीटा। अगर 0 पुट करेंगे तो कोस थीटा 0 क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 1, दैट इज माइनस के PE आ गया, सीधी सी बात है। और वहीं जब इसको 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो ये, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी साइड है और डाइपोल इस साइड है, तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस के PE और कोस थीटा, दैट इज कोस थीटा अगर 90 है तो 0 हो गया। और हमें पता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन इक्वल टू, उसमें पढ़ा था ना हमने वर्क पावर एनर्जी में, डेल्टा के ही, या फिर कर लो डेल्टा एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी में चेंज क्या रहा है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस के पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या है, 0 माइनस के पोटेंशियल इनिशियल जो क्या है वो माइनस के PE ये है, अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस के PE, ठीक है, ये आ गया 28 का, क्या आ गया 4, 28 का आ गया 4, 28 का ये आ गया 4, दिख तो रहा होगा। 29 का देखते हैं, ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इज इन द प्लेन ऑफ ए पेपर, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वोट पर मीटर, also in the plane of paper is limited only to the lower half of the square surface. The electrical flux in SI unit associated with the surface. डायग्राम बना सकता हूँ मैं एक बार, ये बना दिया डायग्राम, इस साइड जा रही है इलेक्ट्रिक, तो हमने बताया था, पढ़ा क्या था, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू इनसाइड बाय मी नोट। क्यू यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रखा इनसाइड, एक तो पहले से इसी से पता चल जाता है, चलो इसको भी छोड़ो, एक दूसरा फॉर्मूला E इंटू ए होता है। यहाँ पे E बाहर वालों के भी और अंदर वालों के भी जैसे भी होता है, लेकिन यहाँ पे देखो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जा रही है उतनी ही बाहर आ जाती है। अंदर जा रही है तो माइनस में और बाहर निकल रही है तो प्लस में, मतलब ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे अंदर जा रही है तो प्लस और बाहर निकल रही है तो माइनस, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अंदर वालों को माइनस करते हैं और बाहर वालों को प्लस, इन दोनों को सम करेंगे तो 0 आ रहा है नेट, सीधी सी बात तो यही से हो गई, नेट आ रहा है 0। 29 का क्या है 3, यही देख लो यार, जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर निकल रही है, तो कुछ इसके ऊपर तो कुछ रहा ही नहीं ना। 29 का क्या है 4 3, 29 का क्या है 29 का 3 आ गया। इसको दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ कैसे, स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर, इसको स्क्वायर मान लो एक बार के लिए, बना भी लेता हूँ मैं, इसको हमने स्क्वायर मान लिया ये, ठीक है। थोड़ा सा इसका जो सरफेस है वो L है, ठीक है। द पेपर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर इज लिमिटेड ओनली टू द लोअर। अभी देखो इन्होंने क्या दे रखा है कि प्लेन, अगर इसका प्लेन XY है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पेन को मान लो और ये इसको इस साइड जा रही है ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर तो कुछ रही नहीं, अगर मान लो x में ये मान लिया हमने, x में मान लिया तब तो ये बाहर जा ही रही है। इसका दूसरा क्या है y में ऊपर भी जा रही है तो तब भी कुछ इसके ऊपर नहीं जा रहा। इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, 90 डिग्री, तभी कुछ हो सकता। अगर ये इसके ऊपर पड़ती तब कुछ आता फ्लक्स, लेकिन यहाँ पे तो पैरेलल जा रही है, इससे पता चल जाता है।
अभी तक देखो आपने वीडियो देखी हो तो भाई इसका मतलब यही है कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो भाई कमेंट में बताओ, मुझे भी अच्छा लगेगा उससे। ठीक है, और आगे की भी वीडियो जल्दी लेके आता हूँ मैं। थोड़ा सा यार टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा सा कर लो मैनेज। ठीक है फिर।